सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा मैथ का सेशन होगा इसमें हम लोग अपने क्षेत्रफल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल चाहे वो आयत का हो, वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, उसकी आज बेसिक जानकारियों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ दो या तीन सवाल भी लगाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। जो आपका ये क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक है वो एकदम आपकी समझ में आखिरी पर तक जरूर आ जाएगा। तो जितने भी साथी हैं भाई, एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, सभी साथियों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि कुछ साथी इस टाइम ऐसा है कि पेपर उनको लग रहा है कि अब हो गए, अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भाई, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, आपको हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए ताकि आपका जो नॉलेज दिमाग में बना हुआ है वो प्रॉपर तरीके से वैसे ही बना रहे और वैसे ही वर्क करता रहे। क्योंकि किसी चीज को अगर रख दोगे, कोई लोहे से बनी चीज को अगर कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो उसमें भी जंग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार आपका ब्रेन भी होता है, अगर आप उसको परमानेंट वर्क नहीं कराओगे तो ऐसा होगा कि आप उसकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे क्या होगी, लॉस होने लगेगी, आप चीज़ों को भूलने लगोगे। इसके लिए आपको डेली निरंतर प्रयास करना है और नई नई चीज़ों को सीखना है। जो आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आती हैं आप उनको सीख सकते हो, सीखकर अच्छे से लाइफ में प्रयोग भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज अपना टॉपिक जो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को इंग्लिश में। अब आयत पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए ये आयत होता क्या है। ये आयत होता क्या है? तो आयत वो होता है भैया, आयत वो होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। ये तो एक कंडीशन होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है? प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या होती है? इसके दो विकर्ण होते हैं। इसके दो विकर्ण होते हैं, याद रखना भाई, इसके दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। और विकर्ण क्या होते हैं? जो आमने सामने के बिंदुओं को मिलाते हैं। इसके दो विकर्ण होते हैं। और एक कंडीशन और आती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं, बस समकोण पर नहीं काटते। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से आकृति एक बनाऊं, ये मैंने मान लिया एक मैंने आकृति बना दिया, ठीक है ना। अब मैंने पूछा आपसे क्या ये मेरा एक रेक्टेंगल है? मैंने आपको एक भुजा दे दी गई, मैंने नाम भी दे दिया गया, मैंने कहा ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 3 है। मैंने आपसे पूछा क्या यह एक रेक्टेंगल है, क्या यह एक आयत है? तो आप देखोगे सर, ये जो मैंने अगर इसका नाम रख लूँ ABC और D, मैं इसका नाम रख लूँ, तब आप कहोगे सर ये जो AB भुजा है ये भुजा DC के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और ये AD जो भुजा है ये BC के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। और यहाँ पर L आकार की आकृति बन रही है, यानी चारों कोण हमारे 90 अंश के भी हैं। भाई, जहां पर एल आकार की आकृति बनती है वो 90 अंश होता है, मैंने आपको बताया था। तो इससे जाहिर हो रहा है यह हमारा क्या हो जाएगा? एक आयत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा एक आयत हो जाएगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। और ये जो आमने सामने के बिंदु होते हैं ना, इनको जब मिलाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मेरे एक विकर्ण हो जाते हैं। ये मेरे एक विकर्ण हो जाते हैं और इनके विकर्ण ये 90 अंश पर नहीं काटते हैं, जबकि स्क्वायर में विकर्ण 90 अंश में काटते हैं, यानी वर्ग में विकर्ण 90 अंश में काटते हैं। तो ये बात होती है दोस्तों आयत की। इतनी बात आपको तो पता रही होगी आयत में। अब देख लेते हैं आयत से रिलेटेड कुछ फार्मूलों को, कि अगर दोस्तों हमको आयत का कुछ भी अगर पता करना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, वो चीज़ हमको सीखना है, ठीक है ना। देखिए, अब बात करें आयत के क्षेत्रफल की। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाता है दोस्तों? चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। और जो आयत का परिमाप होता है, क्या होता है? परिमाप। वो आयत का परिमाप क्या होता है? तो वो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 और ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई का योग ही हो जाता है आपका परिमाप।
ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों एक विकर्ण आता है, विकर्ण की बात अभी बताऊंगा जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब। तो ये होता है मेरा आयत, ये होता है क्या मेरा आयत। अब जो दूसरा मेरा टॉपिक आता है, इसी में दूसरा टॉपिक आता है क्षेत्रफल में, वो होता है वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ये वर्ग क्या होता है, तो वर्ग जो होता है ये आयत की तरह ही होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहाँ प्रत्येक भुजा बराबर होगी, कहने का मतलब अगर 5 ये हैं तो 5 ये भी होगी, 5 ये भी होगी और 5 ये भी होगी, यानी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम होगी। ये एक आकृति बना दिया मैंने ABCD, प्रत्येक भुजा 5 है, 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, और इसका भी प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश है। भाई देख सकते हो प्रत्येक कोण 90 अंश है ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये प्रत्येक कोण 90 अंश है, क्योंकि एल आकार की आकृति बन रही है, और यहां पर इसके भी 2 विकर्ण होंगे, आमने सामने के बिंदु मिलाएंगे तो विकर्ण होंगे। अब यहां पर एक लॉजिक चेंज हो जाता है, रेक्टेंगल से स्क्वायर में एक बात डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो ये होते हैं आपके विकर्ण, ये विकर्ण ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, जबकि दोस्तों यहाँ पर आयत में क्या था, आयत में ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटते थे, ये दूसरे पता नहीं था, अनुमान नहीं लगा सकते थे, लेकिन वर्ग में ये एक दूसरे को 90 अंश पर ही काटेंगे। तो ये बात होती है स्क्वायर की। एक बार अब देखिए डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है। डिफरेंस क्या आएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये तो बात हो गई फार्मूलों की, सूत्र की बात हो गई। लेकिन बात करें यहाँ पर वर्ग में, अगर पूछेगा वर्ग में और आयत में अंतर क्या होता है, तो अंतर क्या होता है वो चीज समझो। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है पहला, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं विभाजित करते हैं, बट अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के इसके दोनों विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, यानी यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी स्थानों पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये डिफरेंस भी कभी कभी लिखने में आ जाता है, क्योंकि आप में थ्योरिकल एग्जाम होता है तो थ्योरी में आ सकता है कि आयत और वर्ग में कोई 3 अंतर बताओ या कोई 4 अंतर बताओ, तो वो चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब बात वर्ग की तो हो गई है, अब वर्ग के हम लोग जैसे आयत के फार्मूले देखे हैं वैसे वर्ग के भी फार्मूले देख लेते हैं। तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है, अगर दोस्तों बात करेगा वर्ग के एरिया की, यानी वर्ग का क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जिसको हम लोग यह भी कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा होता है, ये होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है वो आपको पता है, 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है, यानी भुजा जो होगी उसकी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये वर्ग का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो इतनी कहानी दोस्तों किसकी हो गई, इतनी कहानी हो गई हमारी वर्ग और आयत की। अब बात करें त्रिभुज की, ट्रायंगल की, तो त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज पहले क्या क्या हो सकता है त्रिभुज में, वो चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग कहाँ पर, त्रिभुज की तरफ, और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हो। त्रिभुज वाली क्लास में मैंने आपको त्रिभुज के बेसिक बातों को बताया था। अगर आपको वो बातें दोस्तों याद है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। देखिए बेसिक किसी चीज में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर भाई मेरे बेसिक नहीं पता है तो हो सकता है चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है तो वो बेसिक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने त्रिभुज की और क्या किया, मैंने आयत और वर्ग के बारे में सीख लिया। अब मैं बात करूंगा त्रिभुज की। ये त्रिभुज हमारा क्या होता है, तो त्रिभुज का मतलब दोस्तों होता है 3, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज कहलाती है मेरी 3 भुजाओं से मिली हुई आकृति को। अब त्रिभुज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आपको पता होगा। एक तो रेखाओं के आधार पर यानी भुजाओं के आधार पर, है ना, एक रेखाओं के आधार पर, और दूसरा आपको डिवाइड किया गया है कोणों के आधार पर।
कोणों के आधार पर और किसके आधार पर, रेखाओं के आधार पर। इसके आधार पर भी कुछ कुछ जो होते हैं त्रिभुज होते हैं। रेखाओं के आधार पर दोस्तों आपके 3 त्रिभुज होते हैं। पहला आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग सीखते रहिए। दूसरा त्रिभुज आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या आता है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। बात कर ले कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज। अभी बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, याद रखना। और तीसरा आता है आपका विषम कोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब देखें यहां पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कोई अगर एक ऐसी आकृति बन जाएगी तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी 3 ये हैं तो तीनों ये होंगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग लगा सकते हो। बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर भाई यहां पर बात करें ये 3 और ये 5 है तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, ये मेरा एक विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि ये और ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं ये विषमबाहु त्रिभुज क्या होता। विषम मतलब बराबर नहीं होंगी, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं मेरा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और याद रखना पेपर में अक्सर दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछता है तो इन्हीं त्रिभुजों से पूछता है। अगर एरिया या फिर हमारा क्या होता है परिमाप कुछ भी निकालने के लिए पूछेगा तो ये ही में से पूछेगा अक्सर। हाँ इसमें से पूछता है, समकोण से पूछ लेगा, समकोण से पूछ लेगा, लेकिन न्यून कोण और अधिक कोण से इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों से और यहाँ से समकोण से, इनसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। इस बार भी 2 क्वेश्चन 3 आए थे। इस बार तो 2020 का पेपर हुआ आप लोगों का डीएलएड का, इसमें भी क्वेश्चन आए हैं। सबको बताओ, एक तो समरूप वाला आया था तो समरूप भी बताऊंगा। पहले आप ये चीजें सीखिए भाई मेरे पास, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक वॉच करना, चीजों को समझना और अपनी लाइफ में आगे और चेंजेस करना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं न्यून कोण की। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 अंश से छोटे हों। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 अंश से छोटे हों न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। सभी कोण 90 अंश से छोटे होंगे, यानी जो त्रिभुज बनेगा आपका ऐसे बनेगा, यानी ये 90 माइनस हो जाएगा और ये भी 90, यानी सब 90 से छोटे हो जाएंगे। बस कोई दिक्कत नहीं आता, हो ही नहीं सकती है ना। बात करें समकोण की, तो समकोण यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो मेरी समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है दोस्तों, यानी 90 अंश का होता है, वो मेरा समकोण त्रिभुज होता है। बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होगा। अब अधिक कोण क्या होता है, यानी 90 से ज्यादा होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा होगा या एक कोण अधिक कोण होगा मेरा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये कैसे बन सकता है, ये त्रिभुज आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है ना, ये त्रिभुज आपका ऐसे बन सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि त्रिभुज क्या होता है। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेखाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। रेखाओं के आधार पर 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब दोस्तों बात करेंगे एक एक त्रिभुज को लेकर इसके फार्मूलों की और इसके एग्जाम्पलों की। पहले ये चीजें समझ लीजिए, फिर सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे भाई मेरे, एक्सरसाइज पे आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग एक एक त्रिभुज की तरफ और देखेंगे हमारा जो ये फंडा होता है
ये हमारा जो फार्मूला होता है वो कैसे कैसे इनमें प्रयोग होता है। और भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सभी को पता है आज क्या है, आज छोटी दिवाली है। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको जो समझना है वो समझना है समकोण त्रिभुज को। किसको समझना है? समकोण त्रिभुज को। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये चीज हमको दोस्तों सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना। बहुत प्यार से समझना, क्योंकि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे हो, और थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्री भी हो, यानी त्रिकोणमिति भी हो। और पूरी त्रिकोणमिति क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड करती है, यानी समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करेगी। तो दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज यहीं से एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे जब अभी मैं थर्ड सेमेस्टर चालू करूंगा तो आपको वहां पर चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। अगर होगी तब, वैसे फोर्थ में है लेकिन अगर थर्ड में होगी तब, हमें क्लियर नहीं, अभी मैंने सिलेबस नहीं देखा है, लेकिन होगी तब मैं आपको बताऊंगा कितनी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करोगे विद इन 2 सेकेंड। ठीक है ना, आंखों ही आंखों में। देखिए समकोण दोस्तों क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा। अब भाई त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है त्रिभुज में क्या होंगी? 3 भुजाएं होंगी। ये तो सभी को पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। लेकिन जो दोस्तों 3 भुजा होती हैं उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए होते हैं। 3 भुजा में कुछ नाम दिए होते हैं। क्या नाम दिए होते हैं? पहली दोस्तों तुम्हारी भुजा आती है कर्ण, पहली आती है कर्ण, और दूसरी आपकी आती है लंब। पहली भुजा आती है कर्ण, दूसरी भुजा आती है लंब, और तीसरी भुजा आती है आधार। तीसरी भुजा क्या आती है? आधार। ये 3 भुजाएं आपको होती हैं त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उनके नाम होते हैं कर्ण, लंब और आधार। ये होता है नाम। और समकोण त्रिभुज का एक दूसरा रूल क्या हो सकता है, इसमें एक कोण कितने अंश होगा? एक कोण 90 अंश होगा। ये मैंने अभी आपको बताया, एक कोण 90 अंश होता है मेरा समकोण त्रिभुज कहलाता। अब दोस्तों यहां से अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बना दूं, ये मैंने आपके समक्ष क्या किया, एक डायग्राम को बना दिया, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ये मैंने इसका नाम बना दिया। ठीक है ना। अब आप क्या समझोगे, आप कैसे समझोगे कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है? आप कैसे समझोगे कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो 90 अंश होगा, 90 अंश भाई कहाँ होगा? बताओ बताओ भाई, 90 अंश कहाँ होगा? तो जहां पर एल आकार की आकृति बनेगी सर, वही 90 अंश होता है। तो 90 अंश के दोस्तों ठीक सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। 90 अंश इधर है तो इसके ठीक सामने कर्ण, अगर 90 अंश इधर होगा तो इसके ठीक सामने कर्ण, अगर 90 अंश यहाँ होता तो इसके ठीक सामने कर्ण। ये होती कर्ण की कहानी। और कर्ण क्या होता है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, कौन सी? कर्ण होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये मेरा लंब क्या होता है, ये मेरा आधार क्या होता है। ठीक है ना। तो एक बात समझना, अगर किसी त्रिभुज में कोण, अगर सी कोण की बात करेगा, अगर कहेगा कोण सी की बात करेगा, समझना यहां से बहुत प्यार से समझना, अगर कोण सी की बात करेगा तो इसके कोण के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। अगर कोण सी की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और बच्ची ये, और ये क्या हो जाएगी दोस्तों? आधार हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब एक सिचुएशन और आती है इसमें, वो भी समझ लीजिए, इसी टाइम समझ लीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी ये 90 अंश हो गया। ये भुजा तो दोस्तों कर्ण हो गई, ये आपको पता है। मैंने कहा ये लंब है, मैंने कहा ये लंब है, लेकिन ये लंब किस स्थिति में था? जब हमने कोण सी माना था। अभी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो आप इसको थीटा मान सकते हो। ठीक है ना। तो वही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर आप कोण सी, क्वेश्चन में कोण सी दिया गया है तो कोण सी के ठीक सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। अगर दोस्तों अब कोण ए की बात कर रहा है, किसकी बात? कोण ए की बात कर रहा है, तो इसके सामने ठीक भुजा, इसके सामने क्या होगी? ये होगी। तो ये दोस्तों लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। बची आपकी ये, तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है ना। तो बात क्या यहां से समझे हम? बात ये समझे कि सर जिस कोण की बात की जाएगी उसके ठीक सामने लंब होगा।
और कर्ण की बात करें तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। बच्चा आधार, तो आधार हमारा हो सकता है। तो आप ये कहोगे सर आधार तो हमेशा बेस होता है, जमीन से लगा हुआ होता है। हाँ होता है, लेकिन दोस्त अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोण ए बराबर दे दिया गया है, तो कोण ए का मतलब ये भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार। तो भाई मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यहीं से आपको बात करूं, अगर मैं थीटा दोस्तों इसको मानता हूं, थीटा अगर मैं इसको मानता हूं तो थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब, बचिए ये आधार ये कर्ण। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा अब पाइथागोरस प्रमेय भी जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं जरा एक बात बताओ। मैं पाइथागोरस प्रमेय क्यों समझ लेता हूं, तो आपको ये पता होगा पाइथागोरस त्रिक होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय भाई सभी साथियों को पता है, पाइथागोरस प्रमेय सभी साथियों को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, वो होती कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपको क्यों बताया। आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो अभी रुको ना दोस्तों, अभी पार्टी शुरू हुई है भाई मेरे, अभी तो आपको दिवाली का उपहार भी मिलेगा। अंत में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लाओगे, यही उपहार है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों क्या यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सर मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इसलिए ये बताया क्योंकि समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार। ये आधार, ये लंब कह लो या ऊंचाई कह लो, ठीक है ना, ये लंब कह लो इसको या आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। ये होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वो फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होती है। अब देखिए, अब यहां से मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं साथ में आपको क्वेश्चंस लेकर चलूंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। मुझे पता है यहां से हो सकता है आपको थोड़ी बातें ना समझ में आ रही हो, लेकिन अब देखना, अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा तो कितनी आसानी से। कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है और लंब आपको दे दिया गया है, लंब आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समकोण त्रिभुज का आपको क्या बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब आप यहां से एक बात समझो, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय क्यों बताया है। आपको पता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे सर फार्मूला अभी आपने बताया है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो मैंने बताया है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा जो होगी दोस्तों वो लंब ही होगी, लंब ही ऊंचाई होती है। तो यहां पर आपको आधार क्या पता है क्वेश्चन में, जरा बताइए दोस्तों, यहां पर क्या क्वेश्चन में आपको आधार पता है। तो आपका जवाब आएगा जी नहीं सर, हमको यहां पर आधार नहीं पता है। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर एक त्रिभुज मानूं ABC, मैंने यहां पर एक त्रिभुज माना ABC और क्वेश्चन में दिया गया कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कौन सी भुजा होगी, इसके ठीक सामने, यानी ये भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब लंब हमको दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर कोण ये मानूं, लंब हमारा ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो क्या मेरे को बेस पता है, मेरे को आधार पता है, अरे नहीं पता जी। तो जब आधार नहीं पता तब क्या करेंगे, तब तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बेस, अगर जब तक हमको आधार और ऊंचाई नहीं पता होगी तब तक हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ निकाल सकते हैं। ऊंचाई तो पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तब उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय, इससे पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों होती क्या है मेरी, कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर और प्लस का क्या होता है दोस्तों आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। मान रख के यहाँ पर हम आधार स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। देखो कर्ण कितना है 5 है,
तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है दोस्तों 3, ये हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस आधार पता नहीं है तो आधार स्क्वायर ही रहेगा, ये तो रहेगा ना। अब देखिए 5 का वर्ग 5 पंजे 25 और ये 3 त्रिका 9, 9 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में हो गया 9 बराबर उस तरफ दोस्तों क्या बचा, उस तरफ बचा आपका आधार स्क्वायर, ये तो बचा ना। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा भाई। 16 9 6 15 25 और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी में आ जाएगा, यानी आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा करड़ी के अंदर 16 और 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 4, यानी आधार कितना आ गया, तो आधार आ गया आपका 4, यानी इसकी लंबाई आ गई 4। अब समझो आधार पता हो गया है तो आधार के स्थान पर 4 लिख सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पर आधार के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। ऊंचाई कितनी दी गई थी, तो लंब ही ऊंचाई होता है यानी 3 और गुणे का क्या हो जाएगा 1 बटे का हो जाएगा 2। आधार आ गया 4 तो मैंने रख दिया 4, ऊंचाई दी गई थी 3 तो मैंने रख दिया 3 और 1 बटे 2, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेन फैक्ट आपको दोस्तों क्या पकड़ना है, मेन फैक्ट क्या पकड़ना है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में जब तक आधार या फिर ऊंचाई नहीं पता होगी तब तक हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। आधार ऊंचाई पता करने के लिए हमको कोई 2 भुजाएं दी हुई होंगी, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपनी किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो लंब हो, चाहे वो आधार हो। ठीक है ना, ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए। तो समकोण त्रिभुज की कहानी यहीं से खत्म होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज की, विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया भाई, सभी साथियों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। देखिए अभी तो मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों, अभी तो बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं एग्जाम्पल जो ये सब बुक में आपके क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराऊंगा। पहले आप समझ लीजिए चीजों को, कितनी आसानी से आप लगाओगे। देखिए अब मैं बात करता हूं विषम बाहु त्रिभुज की। किसकी दोस्तों बात करता हूं, विषम बाहु त्रिभुज की। ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तो देखिए इसका जो एरिया होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी, ये करड़ी हो गई, करड़ी के अंदर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस का सी, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। यहां पर दोस्तों एस बराबर क्या होता है, एस बराबर आपका होता है अर्ध परिमाप, एस बराबर आपका होता है अर्ध परिमाप। और जो ये आपके ए बी और सी दिए हैं, ए बी और सी, ये त्रिभुज की क्या होती है दोस्तों, भुजाएं होती हैं। ये त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। ए बी सी क्या होती है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब आप कहोगे सर ये अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, है ना। अगर हमको अर्ध परिमाप दोस्तों बताना है, अगर हमको अर्ध परिमाप नहीं दिया गया है और अर्ध परिमाप हमको ज्ञात करना है तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जो तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा मेरा वो अर्ध परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी सी ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये एस हो जाएगा, ए हो बी और सी, ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देख लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। फिर सीधे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर अब एक आता है मेरा समबाहु त्रिभुज। क्या आता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज की भी बात कर लेते हैं, फिर हमारे सभी जो फार्मूले थे वो क्लियर हो जाएंगे। विकर्ण का फार्मूला बचेगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, तो वो हमें अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि यहां से बता दूंगा तब आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब सभी, बाहु का मतलब भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर जब इसका एरिया बात करेंगे, इसके एरिया की,
तो इसका एरिया दोस्तों होता है √3/4 और गुणे हो जाता है भैया भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा √3/4 और गुणे का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन, अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम बनाऊं, मैंने चित्र बना दिया, इसका नाम रख दिया A, B और C। मैंने कहा कि ये भी 20 है, यह भी 20 है और यह भी 20 है। मैंने कहा क्षेत्रफल बताओ, समझना भैया समझना। एक मैंने चित्र बना दिया, कहा यह भी 20 है, यह भी 20 है, यह भी 20 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं सर जी, हाँ सर जी, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कैसा त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, √3 तो √3 और गुणे 4। अब एक भुजा क्या है, तीनों भुजाएं बराबर, एक भुजा ले लेंगे यानी 20 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और गुणे का क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, या 20 का स्क्वायर सीधे 400 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, 100√3 आपका आंसर आ जाएगा। 100√3 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 100√3 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमने सभी फार्मूलों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए फिर अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपके बुक के होंगे, सभी क्वेश्चन आपके बुक के कराऊंगा। शुरुआत करूंगा ट्रायंगल के पहले क्वेश्चन से, त्रिभुज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन त्रिभुज का क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, जिसका आधार 7 सेंटीमीटर। ये आधार आपको दिया गया है कितना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, कर्ण। कर्ण दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर हो। चलिए भाई बताइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों, सबसे पहला काम आपको जो एक क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग चलकर हमको एक डायग्राम का निर्माण करना है, एक हमको चित्र का निर्माण करना है। तो देखिए भाई, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज क्या किया, बना लिया। ठीक है ना, आप भी बना सकते हो, मैंने बना लिया। मैंने इसका नाम रख दिया A, B और C। तो कर्ण भुजा कौन सी हो जाएगी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण। इसकी लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गई मेरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हमको पता है, हमको आधार दिया गया है। अगर दोस्तों मैं इसको मानूंगा कोण, तो ये हो जाएगा आधार, इसकी लंबाई दिया गया 7 सेंटीमीटर, यही तो दिया गया ना। अब जरा एक बात मैं दोस्तों बताओ, एक बात बताओ हमको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दागो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। अभी बताया तो आप कहोगे कि सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो मेरा फार्मूला होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो फार्मूला होता है। अब समझो दोस्तों, अगर आधार पता है, ऊंचाई क्या पता है आपको, क्वेश्चन में देखो क्या आपको त्रिभुज की ऊंचाई पता है, अरे नहीं जी हमें तो नहीं पता है। अब क्या करेंगे भाई, ऊंचाई तो नहीं पता है, तो सर आपने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लगा सकते भाई कि नहीं लगा सकते हैं, बोलो। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, तो वो होती है सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ये होती सर मेरी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है दोस्तों मेरा 25 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। लंब हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा मेरा लंब का स्क्वायर।
और प्लस का आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है, 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 22 के 2 हासिल आ गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 6, 625। 7 का वर्ग होता 49, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो ये हो गया 49 बराबर ये आ गया दोस्तों मेरे लंब का वर्ग। 625 से 49 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बच गया, 1 में से 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 जाएगा तो ये बच गया दोस्तों, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये बच गया 5, यानी कि ये लंब बराबर आ गया 576, लंब स्क्वायर बराबर 576। स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी को सटाएंगे। अब 576, अब आपको करड़ी अगर सॉल्व करना नहीं पता है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमको पता करना 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल, तो देखिए यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, यही तो 2 दूनी 4, 1 बच्चा 17 हो गया, 2 अट्ठी 16, 1 बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 3। तो करड़ी का मतलब होता है 2 2 के जोड़े, तो ये हम बना लेंगे एक जोड़ा, ये बना लेंगे एक जोड़ा, ये बना लेंगे और एक जोड़ा ये बना लेंगे, प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लेंगे। यानी करड़ी के अंदर क्या कह सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर का लंब, यही तो कह सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ जाएगा। यानी लंब कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया, यानी इसकी लंबाई क्या आ गई, 24 आ गई। ऊंचाई कितनी आ गई, 24 आ गई। ये मैंने आपको दोस्तों केवल समझाने के लिए बताया है, केवल समझाने के लिए। अगर आपको गणित याद करना है, गणित आपको समझना है तो उसके लिए आपको कम से कम 20 या 25 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल आपको या घन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप समझ गए कि हम करड़ी कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमको आधार पता है दोस्तों, ऊंचाई पता है, तो हम क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुणे आधार कितना आया है 7 और गुणे ऊंचाई कितनी आई है, तो वो आई है 24, यही तो ना। अब देखिए सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 सत्ते कितना होता है भाई, देखिए 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा मेरा, और वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भी, यहां तक सभी साथी को क्लियर है ना, ठीक है। चलिए फिर अब त्रिभुज के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके चलेंगे आज और कल, 2 दिन क्लास आपकी क्षेत्रफल से ही रिलेटेड चलेगी। फिर जो मेरा लास्ट टॉपिक बचेगा वो बचेगा सर्वांग समता वाला, उसको हम लोग संडे के दिन क्लियर करा लेंगे। बस पूरा चैप्टर मेरा ये जो था एक नज़र में देख लेंगे। मंडे से हम लोग मॉडल पेपर की शुरुआत कर देंगे, जैसा प्रॉमिस किया था वही हिसाब से चलेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। तो 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर आधार, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार हमको दे दिया गया है। एक त्रिभुज का आधार हमको दिया गया कितना, 60 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का आधार 60 सेंटीमीटर दे दिया गया है और क्षेत्रफल दोस्तों देखिए कितना दे दिया गया, 63 20 63 60 63 60 है, 20 नहीं है, 63 60 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई बताओ। अब लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। ऊंचाई आपको बताना है, लगाइए फटाफट से भाई, सभी साथी प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फटाफट से भाई सभी साथी प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का। फटाफट से भी बताइए, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। एक त्रिभुज का आधार 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 63 20 है, तो ऊंचाई हमको बताना है, ऊंचाई हमको बताना है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पर जब कभी मैंने अभी बताया अगर आधार और ऊंचाई दे दिया गया तो वो कैसा त्रिभुज होगा दोस्तों, मेरा समकोण त्रिभुज होगा।
और समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, बताओ जरा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये तो होता है ना। बस अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। हमको एरिया दिया गया कितना है 6360, तो हम एरिया के स्थान पर लिख सकते हैं ना 6360 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुणे आधार कितना है, तो आधार है 60, ये हो जाएगा भैया 60 और गुणे ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो इसके स्थान पर हम ऊंचाई ही चलते रहेंगे। अब देखिए 2 से काट सकते हैं तो 30 बार में जाएगा, और 30 मेरा गुणे में है, 30 से कम 30, 30 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, यानी ये दोस्तों हो जाएगा 6360 और बटे का हो जाएगा 30, उधर क्या बच जाएगा, केवल ऊंचाई बच जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी साथी को नहीं है। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, और सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी 216। ऊंचाई क्या आ जाएगी 216 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी, नोट कर सकते हो 216 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, परम शक्ति आंसर आ जाएगा कितना 216, इट विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा 216 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, अरे सॉरी 212 आएगा, ठीक है ना 212 आएगा, यहाँ पर 12 ही हम 16 लिख दिए थे, ठीक है ना, यहाँ 12 ही लगाए, वहां मैंने फालतू में 16 लिख दिया, तो 212 भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ऊंचाई बराबर 212 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ज्ञात करते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर भाई मेरे, चलिए भाई अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्या हमारा लॉजिक कह रहा है। तो समकोण यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके और आएंगे, क्वेश्चन और आएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। मैं पहले प्रत्येक चीज से 2-2 क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन लगा लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना, एक त्रिभुज की भुजाएं हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, तथा आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। तो समझो भाई, समझो यहां पर, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। अब यहीं से अगर मैं दोस्तों एक आपका डायग्राम बनाऊं, एक आपका त्रिभुज बनाऊं, ये बन गया। यहाँ कोई यानी ये 21 मान लिया, ये मैंने 17 मान लिया, ये मैंने 10 मान लिया। तो जरा एक बात बताओ भाई मेरे, ये क्या त्रिभुज जो है मेरा, ये त्रिभुज आपका कैसा है। तब आप कहोगे सर इसकी कोई भुजा बराबर नहीं, इसीलिए हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। बोलो भाई है कि नहीं है। यहां तक भाई सभी को क्लियर है ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, विषमबाहु त्रिभुज है, क्लियर। क्यों क्लियर, एक को भुजाएं बराबर नहीं, तो इससे जाहिर सी बात है ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है, तो वो होता है s माइनस ए और s माइनस का b, s माइनस का c। ये करड़ी के अंदर होता है, यही तो होता है ना। बोलो भाई यही तो होता है कि नहीं होता। बस अब देखो हमको इसमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले बताया है पीछे कि s बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप, और ए बी सी भुजाएं होती। तो अर्ध परिमाप दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे जरा बताओ, हाँ बताओ अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी बटे का 2 कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। तो करिए ना, a है मेरा 21, ये 21 प्लस का हो गया 17 प्लस का हो गया 10 और बटे का हो गया 2। 21 10 31, 31 7 38 10 48, यानी 48 डिवाइडेड बाई 2, तो काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी अर्ध परिमाप दोस्तों कितना आ गया 24 आ गया, अर्ध परिमाप 24। अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से।
अर्ध परिमाप 24, तो एस के स्थान पर 24, क्योंकि एस से अर्ध परिमाप, ये 24 और माइनस ए वाली कोई भुजा रख लीजिए, मैंने मान लिया 21 रख लिया, तो ये 21 हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस बी वाली भुजा मैंने 17 रख लिया, तो ये 17 हो गया। फिर हो जाएगा 24 माइनस सी वाली भुजा मैंने 10 रख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी भी साथी को नहीं है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझते चलिए बस। ये हो जाएगा देखिए 24 गुणे 24 में से 21 जाएगा तो 3 और गुणे 24 में से 17 जाएगा तो 17 7 7 14 7 बच जाएगा, और गुणे ये 24 में से 10 जाएगा तो 14 बच जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करा लीजिए कितना आएगा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 तियाँ 12 के 2 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 1 7 72 गुणे 7 चौके 28 के 8 हासिल आ गया 2, 7 एकम 7 2 9 98। अब 72 गुणे 98 कर लीजिए कितना आता है, देखिए 72 और गुणे हो जाएगा 98। 8 दूनी 16 1 बच गया, 8 से 56 1 57 और ये बच गया 9 दूनी 18 1 हो गया, 9 से 63 63 1 64 6 7 7 14 1 15 5 4 9 9 1 10 6 1 7 70 56 आ गया। यानी दोस्तों करड़ी के अंदर कितना आ गया, करड़ी के अंदर 70 56 आ गया। यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है ना। अब दोस्तों अगर आपको करड़ी सॉल्व करना नहीं पता है तो मैंने अभी आपको बताया है करड़ी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी 70 56 को हम लोग काटेंगे तो ये सम है 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 सत्ती 14 और यहाँ बच गया 1 2 छंग 12 और 2 चौके 8, ठीक है ना। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे हो गया 16 2 अट्ठे हो गया 16 2 दूनी हो गया 4 2 चौके हो गया 8 2 चौके 8 2 1 कम 2 441 किससे कटेगा तो 21 से कट जाएगा, 7 से भी कट सकता है। 7 25 35 और 35 9 बच गया 91, हम 21 से काटते 21 का वर्ग है, 21 का वर्ग होता है कितना भाई 441 और ये 21 से 21 एक बार में चला गया। दो दो के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, तो 21 दूना 42 और 42 दूना 84, यानी 70 56 बराबर क्या हो जाएगा 84 वर्ग मीटर। मेरा राइट आंसर वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 84 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा भाई मेरे राइट आंसर कितना आ जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर, इट विल बी राइट आंसर। स्टेप बाय स्टेप भाई मेरे लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट सेशन ऑन रहता है, कोई भी डाउट अपना क्लियर करा सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हर एक डाउट को आपको क्लियर कराया जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इससे आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई ठीक है ना, यहाँ तक भाई सभी साथियों को क्लियर है। अब प्रश्नावली का एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा मेरा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। और भाई अगर जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आज आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझा है तो कल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। कल मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसी एरिया पर, सभी ये क्षेत्रफल के सभी क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, तो वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा आपको बताना है, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा दिया गया है, भुजा दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, भुजा दिया गया दोस्तों 30 सेंटीमीटर और पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन देखिए कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में कैसे है,
उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। लगाइए, अगर फार्मूला याद है तो आसानी से लगा सकते हो। देखिए समबाहु है, कहने का मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 30 और 30 ये हो जाएगी, है ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जरा। अरे भैया कमेंट सेशन में दागिए, भैया अपनी वाणी को दागिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहोगे सर आपने बताया √3/4 और हमको पहले से भी याद था, गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, बस लग गया। देखिए √3/4 और गुणे भुजा 30, ये हो जाएगा 30 और गुणे हो जाएगा मेरा कितना 30, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर सीधा 900 कह सकते हो, ये आ जाएगा। देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 7.5 का गुणा 30 से करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखिए कर सकते हैं 30 गुणे 7.5, 5 जीरो 0, 5 तियाँ 15, 5 जीरो 0, 5 तियाँ 15, 7 जीरो 0, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 0, 5, 1, 1, 2 और ये हो जाएगा 2.1 अंक बाद 225 √3। आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 225 √3 वर्ग सेंटीमीटर। इट विल बी राइट आंसर। 225 √3 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 225 √3 आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द यानी कि मंडे से आपको 2 सेमेस्टर की क्लास प्रोवाइड होंगी, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी साथियों गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।